जो क्या रहता है कि पहले लेक्चर में सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर लिए जाते हैं और जब सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं उसके बाद चालू किया जाता है काम। स्टार्ट है भाई, चलो बाद में अपलोड कर देंगे, थोड़ा सा आवाज कम कर दो इसकी, सड़क तक नहीं सुना रहा मुझे। चलिए दोस्तों देखें तो पार्ट 7, ये जो PDF 7 है ये आप लोगों के संजीवनी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसको भेज दिया है व्यवस्थित, और इसको शुरू तो हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा हमारा पिछली वाली PDF का भी कंटेंट बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि CDS क्या होते हैं। क्या हमने ये चीज देखी थी कि CDS इस देश की सबसे ऊंचे लेवल की यूनिफॉर्म वाली पद है ना, पोस्ट है, ठीक है। और CDS का दोस्तों काम क्या होता है? तीनों सेनाओं को हेड करना, कह सकते हैं हम इस बात को, क्या करना? तीनों सेनाओं का हेड करना। तो बेसिकली जो CDS नाम का व्यक्ति था ये कौन सी कमांड का हेड था? ITC, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। और ये कमांड का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों क्या है? समन्वय बिठाना। क्या बिठाना? समन्वय। समन्वय दोस्तों कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना? आर्मी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में और नेवी के बीच में। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। कल तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी और यह भी देख लिया था कि आर्मी का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये दोस्तों आर्मी का सबसे बड़ा व्यक्ति है, इससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं। ऐसे ही नेवी का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा होता है? चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। और ऐसे ही वायुसेना का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और हमने यह भी देख लिया था कि इन तीनों के ऊपर कौन है? CDS। और वर्तमान CDS कौन देख लिए थे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अच्छा, अगर मैं आपसे यह कहूं कि प्रमोशन लेके आर्मी के अंदर अगर सबसे ऊंची पोस्ट कोई है तो वो जनरल की है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जनरल के बाद जो फील्ड मार्शल की आती है, क्या वो प्रमोशन से प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल बनने के लिए आपने कम से कम क्या लड़ा हो? कोई ना कोई युद्ध आपने लड़ा हो, तभी आप फील्ड मार्शल बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बार दोस्तों मैं समझता हूं कि जो अगली हेडिंग है मैंने इसका भी कहीं ना कहीं आपको जिक्र कर दिया होगा कि कारगिल का जब युद्ध चल रहा था 1999 में तो एक समीक्षा समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? रिव्यू कमेटी, समीक्षा समिति। नाम क्या था? कारगिल रिव्यू कमेटी। और दोस्तों इस कमेटी को बनाने का बड़ा सिंपल सा उद्देश्य था, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान यह पाया गया कि एक तरफ आर्मी, दूसरी तरफ एयरफोर्स और एक तरफ नेवी, ये है तो तीनों एक ही देश की, बट इन तीनों के बीच में किस चीज की कमी थी? कोऑर्डिनेशन, समन्वय तीनों के बीच में नहीं था, जो कि युद्ध के दौरान तीनों के बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए किस बात की सलाह दी गई कि एक ऐसा पद बनाओ जो इन तीनों के ऊपर रहे। तो हमने कौन सा पद बना दिया? CDS। क्या हमने हाथों हाथ 1999 में बना दिया था? जी नहीं। CDS का पद बनने में दोस्तों देख लीजिए लगभग कितने साल लग गए? 20 साल लग गए CDS का पद बनने में। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? और देश के सबसे पहले CDS जिनको बनाया गया उनका नाम क्या था? जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक बहुत ही रहस्यमयी दुर्घटना में जिनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए, ठीक है। वर्तमान वाले हम लोगों ने देख ही लिया है। और ये आपको दोस्तों एक चीज पता होनी चाहिए कि CDS का पद आया है दिसंबर 2019, लेकिन CDS का पद शुरू कब से किया गया है? 1 जनवरी 2020। ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीज है। जैसे कि मुझे बताया गया था कि क्लास में स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा कि आप PDF का प्रिंट खुद करवा के लाओ, लेकिन मेरी बोलने की ऐसी इच्छा हो नहीं रही थी तो मैंने अभी तक ऐसा बोला नहीं और मैं आगे भी बोलना नहीं चाह रहा हूं। PDF आपके पास है और आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि घाटों के पानी आपने पिए हुए हैं, तो आपको बखूबी पता है कि PDF के साथ क्या करना है और आप समझदार हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूं अच्छी बात है। ये हर जगह का अनुभव होना चाहिए। अगर सारे संस्थान 2-2 महीने का संजीवनी बैच चला दें
बस हर संस्थान से, वैसे चाहे तो ये चीज की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर संस्थान आपस में डिस्कस कर ले कि भाई GS4 तक टोटल कितनी यूनिट है, 40, 4 और 10 हो गई 40 यूनिट। हिंदी और उसको अलग रखो, ऐसे के तो चलो खुद से कर लेता है व्यक्ति तैयारी। हिंदी की भी, हिंदी की चलो, हिंदी के टीचर तो आपको मिल ही गए हैं, बढ़िया है। 40 यूनिट बांट लें और दो दो करके 2 महीने में पूरा काम। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है ऐसा हमको कभी कभी महसूस होता है कि जो कोचिंग संस्थान होते हैं इनका सिर्फ एक ही धंधा होता है, वो है लूटपाट करना। ये हमको लगता है ना, जब आपको हर जगह से पीटा जाएगा तो व्यक्ति को क्या लगता है, ये लगता है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है जहां पर कोचिंग संस्थान भी थक जाता है, वो सच में चाहता है कि भाई आप कुछ करो। लिटरली मैं बता रहा हूं, ये केबिन के अंदर ही एक एम्बियंस क्रिएट होता है कि जहां पर जो संस्थान का फाउंडर है या जो फैकल्टीज वहां पर कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं, उनका एक टाइम पर स्टेज ऐसा डेवलप हो जाता है कि भाई तुमको जो चाहिए हमसे वो लो, तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन भगवान की दया से ना तुम भविष्य में हमें देखो ना हम तुम्हें देखें, तुम सच में क्लियर करो। एक जुड़ाव हो जाता है ना, एक लगाव हो जाता है। आप कहीं भी जाते हो, मैं आपको हफ्ते भर से देख रहा हूं तो मेरा एक अटैचमेंट बना आपसे, तो वो अटैचमेंट बनता है, वो फिर एक टाइम के बाद वो लगता है कि नहीं भाई अब कुछ होना चाहिए। वो खाली पीली बात, मुझे याद है कि मैं पहले लेक्चर में आया था तो मैंने आपसे कहा था कि सब चीज व्यर्थ है और सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है कि रिजल्ट मिले। वरना आते जाते तो हम सब आते जाते तो रहते ही हैं। आप भी ऐसे ही आते रहोगे 4 बजे, मैं भी ऐसे ही आता रहूंगा 4 बजे, आप जाते रहोगे 7 बजे 8 बजे, दुनिया ऐसी जाती रहेगी। तो उसका कुछ, मैं ये बस ये चाहता हूं कि आप किसी भी क्लास में बैठें, बस इस टारगेट के साथ आप बैठें कि मुझे कुछ आने वाले समय में इसका आउटपुट चाहिए। मैं बस वहां पर टाइम पास ना करूं, मुझे उस क्लास से कुछ ना कुछ निकालना है, और कुछ ना कुछ मेरा निकलेगा तो मुझे डेफिनेटली सेलेक्ट होने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। नहीं तो मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मेरे लिए बहुत मतलब ये दुख देने वाली बात है कि हम अपनी जवानी इसी तरीके से क्या कर दें, निकाल दें। तो वो चीज सही नहीं है ना। आप लोग अभी यंगस्टर्स हो, अगर आप पूरे टाइम सिर्फ पढ़ते रहोगे, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बट स्टिल हमेशा पढ़ना भी अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूं कभी ना कभी तो उस पढ़ाई को लागू करना भी बहुत जरूरी है। तो कमिंग टू द पॉइंट, किसी भी लेक्चर में आप बैठे, उसका आप पूरा क्या निकालें, निचोड़ निकालें। ये पहली चीज। जब आप लेक्चर अटेंड करके किसी भी संस्थान में किसी भी टीचर से पढ़ के जब आप अपने घर पहुंचते हैं, हॉस्टल पहुंचते हैं, तो वहां पर जाके आपके पास एक डेली डायरी होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए, डेली डायरी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास है या आप बनाओगे मेरी बात सुन के, बट ये बहुत इफेक्टिव चीज है आपकी यंग जो लाइफ है उसमें आपको बहुत काम आती है। मेरे पास एक डेली डायरी होनी चाहिए, मैं रात में उसमें सच लिखूंगा। उस डायरी का नाम ही होना चाहिए सच की डायरी, क्योंकि व्यक्ति एकांत में खुद से झूठ नहीं बोलता है। दुनिया से तो हम बोलते हैं, झूठ की ही दुनिया है, बट हम लोग खुद से झूठ कभी नहीं बोलते हैं। तो हम उस डायरी में लिखे हैं कि आज मैंने सच में कुछ ऐसा किया है क्या कि मैं जो बनना चाह रहा हूं मैं वो बन जाऊंगा, मैंने आज सच में ऐसा कुछ किया है। और अगर आपको रियलिटी तो आपको पता ही होगी कि आपने दिन में क्या किया है, तो अगर उसका लास्ट में आंसर क्या आए, NO, नो, तो मतलब लिटरली उसका मतलब क्या है कि हमारा वो पूरा दिन कैसे चला गया, व्यर्थ चला गया। तो जब आप डेली वो नो 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 लिख के एक स्टेज आपकी ऐसी आ जाएगी कि दैट यू विल फील बिट अशेम्ड, आपको थोड़ी सी शर्म आने लगेगी कि यार ये मैं मतलब खुद ही अपना गला क्यों घोट रहा हूं मैं, तो इवेंचुअली फिर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने लगेंगे। सेल्फ टाइम बहुत जरूरी है दोस्तों लाइफ में, क्योंकि जिस जगह पर आप रह रहे हो, भंवर कुआं, ये हब है MPPSC का। यहाँ पर हवा आती है और आपको या तो बिल्कुल लेके चली जाती है या आप बिल्कुल ही तितर बितर हो जाते हो। तो वो अपने साथ रात में दूसरों को वक्त फोन पे देने की बजाय आप लोग कोशिश किया करें कि आप अपने साथ अकेले बैठिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। आपकी जिंदगी में कीमत इतनी कम नहीं है कि आप खुद को समय ना दो। व्यक्ति को अपनी कद्र होनी चाहिए भाई। दूसरों के बारे में सोचते रह जाओगे, मेरा नहीं हुआ, मेरी फैमिली को कैसा लगेगा, मेरे पेरेंट्स तो दुखी हो जाएंगे। अरे तो वो उनकी लाइफ है, आप उनको छोड़ो, वो तो कर चुके, उनको जो करना था वो आपको भी करवा ही रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं।
अल्टीमेटली थोड़ा सा सेल्फिश व्यक्ति को होना चाहिए कि पहले मुझे किसके बारे में सोचना है, अपने बारे में। मैंने अपने बारे में सोचा, मैं बढ़िया हो जाऊंगा, मैं बढ़िया हो गया तो फैमिली वाले तो वैसे ही खुश रहेंगे। और हम लोग दुनिया जगह के बारे में सोच लेते हैं और लास्ट में कब किसके बारे में आते हैं, अपने बारे में। तो वो गलत है। व्यक्ति को खुद से प्यार होना बहुत जरूरी है। खुद से प्यार होने का मतलब सुंदरता से नहीं कह रहा हूं मैं, खुद से प्यार होने का मतलब है अपने ऊपर समय दो। दूसरों के साथ बैठने से अच्छा है खुद के साथ बैठो। बहुत से लोग कहते हैं भाई तुम जिंदगी में अकेले हो, ऐसा नहीं होता। आइसोलेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। एकांत आपका सबसे अच्छा साथी है, क्योंकि वो आपको जज नहीं करता, क्योंकि वो आपको बुरा नहीं बोलता, क्योंकि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। आपका एकांत आपका ही है, वो किसी का नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा समय बिताइए आप लोग, रात में अपने साथ बैठें, विचार करें कि भाई मेरा दिन आज का कैसा रहा, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसा विचार किया करो कि भाई देखो मैं ऐसे एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास देखो ये ऐसा एक सिलेबस है, क्या मैंने ये सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, क्या इस सिलेबस को पढ़ने के चक्कर में मैंने कुछ पैसे बर्बाद कर दिए है ना। तो उसको लिखो कि भैया मैंने फॉर एग्जाम्पल 90,000 रुपए बर्बाद कर दिए। बोलना चाहिए मैंने एक बार अपने फादर के 50,000 रुपए वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि हमारे कॉलेज में दिल्ली में ऐसा माहौल था, हम लोग बहुत अच्छे कॉलेज में थे, बहुत मुश्किल से वहां पर पहुंचे। बहुत वहां पर ऐसा माहौल था कि एमबीए की प्रिपरेशन कनॉट प्लेस में फलानी एक संस्थान है वहां से ही करनी है, और वहां के टीचर कब आते थे कब जाते थे कुछ पता हवा ही नहीं लगती थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स के 50,000 रुपए बर्बाद किए। तो वो एक दिमाग में होना चाहिए, और ये उसका रिग्रेट अपने ऊपर कभी नहीं लेना है। क्योंकि जब मैंने आज आते ही आपसे क्लास में पूछा कि भाई आप कहीं ना कहीं पढ़े वाले हो सारे के सारे, तो मतलब आपका पैसा कहीं ना कहीं तो गया होगा, और आप कहीं ना कहीं पढ़े हो उसके बाद भी आपको संजीवनी बैच में आना पड़ा है। तो ये इस बात का सबूत है कि जहां पर आप पढ़े हो वहां से आप अपना पूरा अमाउंट नहीं निकाल पाए हो। जितना आपका निचोड़ निकलना चाहिए था, गन्ने में जितना जूस होना चाहिए था, वो जूस नहीं निकल पाया आपका। तो वो कहीं ना कहीं कैसा गया, वेस्ट गया। और ये 90,000 या 1,00,000 रुपए वेस्ट होने से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। आप तुरंत कमा सकते हो अगर आप सही रास्ते पर हो तो, इससे कोई जिंदगी खराब नहीं हो जाती। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते रह जाते हैं अरे मैंने 90,000 वेस्ट कर दिए, मैं तो निकम्मा हूं और मुझसे तो कुछ नहीं होगा, और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ तो दोस्त हो या कोई हो, डिप्रेशन को डिप्रेशन तो मानते ही नहीं। मैंने कहा था मेंटल हेल्थ इन इंडिया इज अ जोक, तो उसको सीरियसली तो लेते ही नहीं। मेंटल हेल्थ मतलब तुम ये तुम्हारा मन का वहम है, हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो ये मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूं। आप अपनी डायरी में सब चीजें लिखिए, मैंने इतने पैसे उड़ा दिए, मेरा ये एग्जाम है, ये मेरा सिलेबस है, और इस पूरे सिलेबस में से अभी तक मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है, हो सकता है मेरी कॉम्पिटिटर्स ने पूरा पढ़ा है, लेकिन अगर मैं टाइम टेबल देखूं अपने आगे के आने वाले, अगर मैं 8 महीने देखूं तो मैं डिवाइड करके पढ़ूंगा तो मैं कंपटीशन के बराबर पहुंच सकता हूं। आप जब भी डायरी में पूरी कहानी लिखेंगे आपको हर मोड़ पर एक ही जवाब मिलेगा, यस 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 यस, इट कैन बी डन, वो चीज हो सकती है। क्योंकि मैं सच में ऐसे मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे जाने से वहां पे कोई लाभ ना हो। लाभ होना बहुत जरूरी है। कभी कभार तो मैं पूछ लेता हूँ भाई कहीं भी अगर मैं जा रहा हूँ तो भाई तुमको मुझसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा तो बताओ ताकि मैं कल से ना हूं। तो ये एडवांटेज आपके पास होना चाहिए। जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे बड़ा हूं एज में, तो मैंने आपसे ज्यादा चीजें देखी हैं, तो आई कैन टेल यू बेटर। अगर आप ये डायरी वाला काम शुरू करते हैं ना दोस्तों, आपकी लाइफ इतनी ज्यादा सॉर्टेड होने वाली है, इतना रिलैक्स आपको फील होगा, आप मेंटली इतने हल्के रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि हम कितने पानी में हैं, कितने पानी के ऊपर हैं। और जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके अंदर खराबियां क्या हैं, आप उनको कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे घर वालों ने कहा था हम तुम्हें 1,00,000 रुपया देंगे, वो 1,00,000 रुपया हमने वेस्ट कर दिया, या हमसे हो गया, या हमारी गलती नहीं थी किसी और की वजह से हो गया, और अब घर वाले कह रहे हैं हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। सारे संसाधन हैं, यूट्यूब है, फ्री सोर्सेज हैं, संजीवनी बैच है,
ऐसे ऐसे क्या पता भविष्य में और संजीवनी बैच भी आ जाए, यू नेवर नो। किसी को पहले ऐसा नहीं पता था कि 2 महीने का, तो मुझे ऐसा याद सुनने में आया कि 2 महीने के बैच को 3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसे पहले ऐसे कोई बैचेस नहीं चलते थे पहले कि ऑफलाइन में फ्री बैचेस चल रहे हैं। तो चीजें हैं, किसी भी स्टेज में वो चीज इंपॉसिबल नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, पहले एक वो वाला डायलॉग चलता था ना पुराने जमाने में, आलिस, वो आज भी चलता है। तो आप करिएगा और कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों सीडीएस कल भी पढ़ लिया, आज भी पढ़ लिया, आज भी रिवाइज कर लिया। बस इस टॉपिक को खत्म करते करते कुछ बातें आ गई हैं और मैं समझता हूं इस बातों से आप बहुत बखूबी वाकिफ भी होंगे और हामी भी भरेंगे। आइए देख लेते हैं। यहां पर आपसे सीडीएस की भूमिका पूछ रहा है, तो भैया देखो, हमारे देश के अंदर रक्षा मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन मैं तो कहता हूं कि पीएम को सलाह देने के लिए कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस, और इसके अंदर दोस्तों कितने कैबिनेट मंत्री होते हैं? 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं। क्या उसमें से एक रक्षा मंत्री नहीं था? था। तो डिफेंस मंत्री जो होता है ना साहब, डिफेंस मंत्री इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो खुद से कहानियां सेट कर लेगा। तो डिफेंस मंत्री को सलाह देता कौन है? और ये मिलिट्री एडवाइजर कौन है? सीडीएस। एक मिलिट्री एडवाइजर अलग से भी होता है, एक मिलिट्री एडवाइजर अलग से भी होता है, सैन्य सलाहकार, जो अक्सर एक रिटायर्ड व्यक्ति को बनाया जाता है। लेकिन यहां पर ये मिलिट्री एडवाइजर का मतलब उस मिलिट्री एडवाइजर के से नहीं हो रहा। यहां पर मिलिट्री एडवाइजर का मतलब है जो सीडीएस है वो भारत के डिफेंस मंत्री को टाइम टू टाइम क्या देते रहते हैं? सलाह। डिफेंस मंत्री को अपने देश के डिफेंस के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब किसकी वजह से पता है? सीडीएस की वजह से। इतनी बात क्लियर हुई? बोले सर सीडीएस का पद तो 1 जनवरी 2020 को आया, आपने आज ही पढ़ा। तो जब 1 जनवरी 2020 से पहले सीडीएस नहीं था तो डिफेंस मंत्री को कौन सलाह देता था? तो सैन्य सलाहकार, मिलिट्री एडवाइजर, जो आज भी है पहले भी था, लेकिन सीडीएस अब थोड़ा और पावरफुल चीज बन के सामने आई है ना। अच्छा, सीडीएस से पता है लोग एक बात से भी डरते हैं कि सीडीएस जो वर्तमान में अभी हैं वो आर्मी के हैं। किसके हैं? आर्मी के। तो और मैंने आपको क्लियर कह भी दिया था कि सीडीएस किसका हेड होता है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। और आज तक देश में एक असली वाली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आज तक नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो लोग डरते हैं कि अगर सीडीएस के पद को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों में से ज्यादा हुकूमत आर्मी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? आर्मी की। ये भी डर है। और जबकि एक नॉर्मल सिविलियन है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी की हुकूमत ज्यादा हो जाए, एयरफोर्स की ज्यादा हो जाए या नेवी की ज्यादा हो जाए। लेकिन जब आप एक देश के डिफेंस को देखते हो तो कोई भी एक मिलिट्री अगर ज्यादा शक्तिशाली है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम जो है लेके आएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो एक उसका नेगेटिव है जो लोग बोलते हैं। अब ये तो दोस्तों आपको समझाने की बात ही नहीं है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में क्या बिठाता है ये समन्वय। मैं दोस्तों इतनी उम्मीद करूं कि आपको सैन्य सशस्त्र बलों के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कल और आज में बहुत अच्छा समझ में आ गया। चीजें रटने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब एक नई चीज आपके सामने आ रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीएमए, यानी कि सैन्य मामलों का विभाग। के की जगह यहां पर आना चाहिए का। सैन्य मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। बोले सर अब ये कौन सी नया उत्पाद आ गया? देखिए साहब, कोई भी मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिफेंस मिनिस्टर है तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी होगी, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री बिना डिफेंस विभाग के काम नहीं कर सकती। कोई भी मंत्रालय बिना विभाग के काम नहीं करता। जिस तरह से हमारे शरीर को बनाने के लिए सेल्स चाहिए, क्या चाहिए? सेल। बिना सेल के, बिना कोशिकाओं के हमारा शरीर नहीं बन सकता। सेम तरीके से कोई भी मंत्रालय डिपार्टमेंट के बिना काम नहीं कर सकता। आप एक तरीके से समझ लो कि कोई भी मंत्रालय अपने आप में काम करता ही नहीं है। मंत्रालय जो काम करता है वो मंत्रालय के अंदर बैठे हुए डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई? ये बिल्कुल वैसी बात है कि आपकी बॉडी काम करती है या हार्ट? आप बोलोगे हार्ट। आपकी बॉडी काम करती है या आपके लिम्स यानी कि हाथ पैर? तो बोलोगे सर हमारे हाथ पैर। बोले आपकी बॉडी काम करती है या ब्रेन? आप बोलोगे सर ब्रेन। समझ रहे हो? आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो? सेम तरीके से मंत्रालय काम नहीं करता, मंत्रालय के भीतर जो विभाग हैं वो काम करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों
डिफेंस मिनिस्ट्री के काम को संभालने के लिए हमारे पास एक मिलिट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, यानी कि सैन्य मामलों का विभाग। क्लियर हो गई ये बात? और देख लो किसके अंडर में है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वही तो मैं आपको बता रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अकेले काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक क्या है, शरीर, और डिपार्टमेंट क्या है, उसका अंग। तो बिना अंग के शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब लाइव मत जाना, हाँ, वरना वो आधा इधर आधा इधर ऐसा हो जाएगा। दोस्तों ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि सीडीएस किसका मालिक है भैया, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, आईटीसी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा एक चीज देखिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों कौन कौन सी ट्रेनिंग पर जाएंगे, ये कौन कौन सा माल खरीदेंगे, ये कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे, इसका कंट्रोल भी किसके पास होता है, सीडीएस के पास। आपको बात समझ में आई? मैं आपको आर्म्ड फोर्सेस का टॉपिक चाहूं तो एक लेक्चर में भी समेट सकता हूं। फटाफट चैट जीपीटी पे लिखूंगा प्रिपेयर नोट्स ऑन आर्म्ड फोर्सेस इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो मेजॉरिटी ऑफ जगह हो रहा है आज के डेट में। ऐसी समरी निकल के आएगी, मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि संजीवनी बैच में मौका मिला है मुझे पूरी यूनिट 2 पढ़ाने का, तो ऐसा गर्दा उड़ाएंगे अपन कि उसके बाद हम उसके सामने, मैं बस ये चाहता हूं कि यूनिट 2 के अभी मैंने 7 पीडीएफ लॉन्च कर दी हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा ये कहीं भी 15 तक पहुंच भी गई तो कम से कम ये संतुष्टि रहनी चाहिए कि इन 15 पीडीएफ में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किस ट्रेनिंग, आपने सुने हैं संयुक्त अभ्यास, सुने हैं आपने कि आर्मी एक ट्रेनिंग पे गई या एयरफोर्स वाले एक ट्रेनिंग पे गए, तो आप किसी भी ट्रेनिंग पे कौन क्या जाएगा, सब कुछ किसके पास होता है, सीडीएस के पास। सीडीएस ऊपर से बैठ के सब कुछ देखते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, भारत को डिफेंस के सेक्टर में क्या बनना है, आत्मनिर्भर भारत। दोस्त कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप उस पर जीवन भर निर्भर रहोगे तो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे। ये मैं कह रहा हूं रूस के संदर्भ में, कि रूस कितना भी अच्छा है, हमको जब मर्जी माल हथियार बना के दे देगा, लेकिन अगर हम जिंदगी भर रूस पर ही निर्भर रह जाएंगे तो भारत की अपनी खुद की एक अलग पहचान कैसे बनेगी। तो इसीलिए भारत ने क्या कह रखा है कि अब हमको डिफेंस के क्षेत्र में भी, रक्षा क्षेत्र में भी क्या बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। और आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में भारत बन सके, इसका ध्यान कौन रखता है, सीडीएस। और इनका नाम तो मैं कल से 551 बार ले चुका हूं, 552 बार आप देख लो। ठीक है, अब आप कहो अनिल चौहान ये राजस्थान के होंगे, नहीं, ये वो वाले चौहान नहीं, ये आपका जो गढ़वाल वाला इलाका है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि गढ़वाली हैं ये, मतलब पहाड़ों वाले, समझ रहे हैं आप। तो पहाड़ी जो लोग होते हैं वहां पर भी ये सरनेम चलते हैं, राजपूत, चौहान, बट ये वाले अलग हैं और राजस्थान वाले अलग हैं। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, तो बट वो ओबीसी में आते हैं, तो सारे चौहान कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं समझ लेना है कि अनिल चौहान है तो कहां से आए होंगे, राजस्थान से। कभी आपसे किसी ने पूछ लिया और सामने वाला हक्का बक्का रह गया कि भैया तुम तो चौहान का मतलब राजस्थान से ही जोड़ते हो, आपको यही, आप अगर आप अनिल चौहान जी की हाइट देखेंगे तो उनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं है, क्योंकि जितने भी पहाड़ी लोग आप देखेंगे वो ज्यादा हाइट में लंबे नहीं दिखते हैं आपको। क्यों कि सर ऐसा कैसे, पहाड़ी लोग लंबे नहीं होते, जम्मू कश्मीर में हम देख के आए पहाड़ी लोग बहुत लंबे होते हैं। जम्मू कश्मीर पहाड़ी थोड़ी ना, घाटी है ये वहां का। अब ऐसे तो आप कहो कि सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आंखें बिल्कुल ऐसी पतली पतली सी क्यों होती हैं, तो वो उनकी जीन्स चली आ रही हैं बहुत पुराने जमाने से, तो वो ऐसा ही लुक आपको देखने को मिलता है। आप कहो कि सर इंडिया के लोग अमेरिका वालों की तरह हक्के पक्के एकदम गोरे चट्टे क्यों नहीं होते, वो हमारी जीन्स चली आ रही है। तो वो पहाड़ी लोग आप देखोगे, गढ़वाल इलाके के लोग देखोगे तो उनकी हाइट थोड़ी सी कैसे रहती है, शॉर्ट रहती है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान से कबीले वाले आए थे पठान, और भारत के जो गोरखा थे उन्होंने क्या किया था, छाती पे चढ़ गए थे और गचागच मार दिया था। तो हाइट से फर्क कभी नहीं पड़ता साहब, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर में आपको बता चुका हूं कि ये एक अंग है किसका, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय का।
बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर पहले नहीं हुआ करता था। ये कब आया है? 2020। वापस बोलो, कब आया है? 2020। और सीडीएस का पद कब आया है? 1 जनवरी 2020। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, हो गया बढ़िया काम अपना यहां पर। उसके बाद ये डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया था वो मैंने आपको बता ही दिया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की मदद करने बनाया था। इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? तो भैया इस डिपार्टमेंट के भी हेड कौन है? सीडीएस। तो सीडीएस हमको दो जगह के हेड दिख रहे हैं फिलहाल। एक दिख रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आईटीसी, और दूसरे दिख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए। दोनों के क्या हैं? ये प्रमुख हैं, दोनों के हेड हैं दोस्तों। ठीक है, बस इतना आपको याद रख लेना है, आपका काम हो जाएगा। और देखते हैं, ये हमने रैंक वगैरह कल देख ही ली थी, तो मैं समझता हूं कि हमारी जो 6 नंबर की पीडीएफ है वो समाप्त हो चुकी है, और आज हम चल सकते हैं अपने 7 नंबर की पीडीएफ के ओर। ये दोस्तों हमारी 7 नंबर की पीडीएफ है, इसको आप देख सकते हैं। 7 नंबर की पीडीएफ में आज हमको कहां से शुरू करना है? आज हमको दोस्तों शुरू करना है यहां से, क्योंकि मैं आपको इस भ्रम में नहीं रखना चाहता कि सर अगर इस टॉपिक से पीवाईक्यू में क्वेश्चन नहीं आया है, और पीवाईक्यू अभी एक ही बारी हुआ है, 2024 का ही हुआ है, अभी आने दो, आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। लेकिन हमको इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि यहां से क्वेश्चन आया तो वो टेक्निकल चीजें पूछेगा कि भैया बताओ भारत में कितनी कमांड है? 17। कितनी कमांड है? 17। आर्मी की भी 7 बताई थी, एयरफोर्स की 7 बताई थी, और नेवी की 3 बताई थी। 17 कमांड है। हर कमांड का जो लीडर होता है वो 4 सितारे वाला होना चाहिए, है ना? यानी कि आर्मी के नजरिए से देखा जाए तो जनरल होना चाहिए, और एयरफोर्स के नजरिए से देखा जाए तो एयर मार्शल होना चाहिए, और नेवी की तरफ से देखा जाए तो एडमिरल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमेशा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कहो सर हमने सारी टेक्निकल पढ़ लिया, अब आन दो क्वेश्चन, अब तो हमसे बेहतर सेना के बारे में कोई नहीं जानता, और क्वेश्चन आ गया ये वाला कि सुरक्षा भूमिकाओं में महिलाएं। ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन है? नहीं। पूरी संभावनाएं हैं वो ऐसा पूछ लेगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि आपने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सब कुछ पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन आर्म्ड फोर्सेस का नहीं आया। उन्होंने ये पूछ लिया कि अगर कॉम्बैट जानते हो, कॉम्बैट लड़ाई, युद्ध, सुरक्षा संबंधित ही होता है युद्ध तो, और इसमें किसकी भूमिका पूछी जा रही है? महिलाओं की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर 3 से 4 बार अपना फैसला सुनाया है। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि महिलाओं की भूमिका कॉम्बैट रोल के अंदर, सुरक्षा में, युद्ध में बहुत अहम है, और अगर आर्मी इस बात की इजाजत नहीं देती है तो ये महिलाओं के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनके अगेंस्ट है। लेकिन फिर आर्मी ने ऐसा कहा कि हम केवल कुछ चुनिंदा जगहों पर ही जो है महिलाओं को नियुक्ति दे सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के फैसले को सही भी माना, क्योंकि आर्मी ने वहां पर यह कहा था कि जब हमारे सामने एक सर्वश्रेष्ठ सोल्जर चुनने का मौका होता है तो हमको वहां पर अपना हाथ पीछे खींचना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वहां पर जो महिला मौजूद है वो उस पूरे इलाके में जितने भी मेल या फीमेल सब बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वो फीमेल सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। और सुरक्षा और देश की रक्षा और आर्मी हमेशा क्या ढूंढती है? सर्वश्रेष्ठ, यानी कि बेस्ट व्यक्ति को ही तलाशती है। तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भर्ती करना कंपलसरी कर दिया, तो आर्मी वाले फिर ये कह रहे हैं कि भैया उस चक्कर में तो हम सर्वश्रेष्ठ वाली डेफिनेशन को साइड में करके एक तो यहां से चुनना ही पड़ेगा, वो वाली डेफिनेशन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम भैया ठीक कह रहे हो, तो जो तुमको ठीक लगे वो करो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमको लेना ही पड़ेगा। और क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आप उनको बराबर की क्या दोगे? ट्रेनिंग। ऑपरेशन सिंदूर में आपने कमाल देख ही लिया कि 2 महिलाएं ही काफी थीं पूरा गर्दा उड़ाने के लिए पाकिस्तान का, ठीक है। तो इसीलिए ये धीरे धीरे आपके सामने आएगा। आर्मी में देखो आप, आर्मी में 3.80% कौन है? महिला। आर्मी में कितनी परसेंट महिलाएं हैं? 3.80, जो कि बहुत अभी भी क्या है? कम है, कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। एयरफोर्स में देखिए दोस्तों आंकड़ा कितना है? 13.09%, और नेवी में देखिए कितना आंकड़ा है? 6%, यानी कि सबसे ज्यादा कमाल कौन कर रहा है? एयरफोर्स।
एयरफोर्स। और उसका दोस्तों रीजन बता देता हूं मैं आपको क्या है। एयरफोर्स का खेल है लड़ाकू विमान, और लड़ाकू विमान कंधों पे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर चाहिए हाथों का, पैरों का कंट्रोल और दिमाग की तेजी। जब आप लड़ाकू विमान दोस्तों उड़ाते हो तो आपके ऊपर एक बल काम करता है जिसको हम जी फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जी फोर्स। क्योंकि जो लड़ाकू विमान होता है वो मैक स्पीड से उड़ता है। कौन सी स्पीड से उड़ता है? मैक स्पीड से। मैक जो है वो स्पीड ऑफ साउंड होती है। कौन सी होती है? स्पीड ऑफ साउंड। अगर 1 मैक की स्पीड है तो मतलब आप साउंड की गति के बराबर उड़ रहे हो। 1 मैक, और साउंड की गति कोई धीमी धामी नहीं होती, अच्छी खासी तेज होती है। आप लगभग 1 मैक के आसपास उड़ रहे हैं। एक टॉम क्रूज की अभी रिसेंटली मूवी आई थी, मुझे उसका नाम क्लिक नहीं हो रहा, टॉप गन मैवरिक नाम था उस मूवी का। और उसमें बताते हैं कि अमेरिका ने कि इतना तेज लड़ाकू विमान बनाया है जो कि 4 मैक, 5 मैक, 8 मैक, 10 मैक तक भी जाता है। लेकिन ये स्पीड दोस्तों जितनी बढ़ती चली जाएगी आपके ऊपर उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, और जब इतनी ज्यादा जी फोर्स आपके सिर पे लगेगी तो आपका जो खून है दिमाग में वो जमने लगेगा और आप बेहोश हो जाओगे। तो आपकी ब्रेन में कितनी शक्ति है उस बात का पता चल जाता है। और एयरफोर्स में बाहुबल की कोई जरूरत ज्यादा है नहीं, वहां पर दिमाग, हाथ का कंट्रोल, पैर का कंट्रोल, और यही कारण है कि एयरफोर्स में 13.09% विमेन है। ये फैक्ट आंसर्स में होने चाहिए, नहीं तो आंसर बड़ा हल्का मत्ता लगेगा। पारंपरिक रूप से दोस्तों महिलाओं को सेना में कहां पर एंट्री मिलती थी? या तो मलहम पट्टी करने के लिए, या कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए, या शिक्षा प्रदान करने के लिए, या फिर सिग्नल वगैरह देने के लिए, या फिर इंजीनियरिंग के काम के लिए। मतलब इसमें से कोई भी काम कॉम्बैट का नहीं है। कॉम्बैट शब्द यूज किया क्या? लड़ाई शब्द यूज किया क्या? युद्ध यूज किया? सुरक्षा यूज किया? कुछ नहीं किया। कॉम्बैट रोल में महिलाओं को एंट्री दी ही नहीं गई थी। आप आज की डेट में बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सब जो जगह हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, आप यहां पर जाएं तो यहां पर आपको महिलाएं भारी तादाद में दिखेंगी। और वो महिलाएं पता है कहां की हैं? वहीं लोकल। उनको भी उतना ही पता है जितना नक्सलियों को पता है, और वो तो उनको और बुरा मारती हैं, छोड़ती नहीं है। बढ़िया वाला। उसके बाद देखिए 2010 में दिल्ली कोर्ट का क्या फरमान आया कि इंडियन आर्मी की जो पॉलिसी है, इसको जल्दबाजी में पुलिस में पढ़ देना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आर्मी की भी अपनी पुलिस होती है। जैसे नॉर्मल सिविलियंस की अपनी पुलिस होती है, ऐसी आर्मी की भी अपनी पुलिस होती है कि आर्मी के अंदर कुछ गलत गतिविधि तो नहीं चल रही, उसको चेक करने के लिए आर्मी की भी अपनी पुलिस होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बहुत ही वेरी वेरी वीआईपी व्यक्ति जाता है, कोई बहुत बड़ा मंत्री जा रहा है, आपको आर्मी के लोग उसके आसपास दिखते हैं, तो वो इंडियन आर्मी के लोग नहीं होते, वो इंडियन आर्मी पुलिस के लोग होते हैं। उसके बाद आर्मी के ट्रकों को इधर से उधर लाने ले जाने में मदद करनी है, तो वो इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन आर्मी की पुलिस है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये इंडियन आर्मी की भी अपनी एक पुलिस है, जैसे आम नागरिकों की अपनी एक पुलिस होती है। लेकिन फिलहाल हम उस पुलिस की बात नहीं कर रहे। ये इंडियन आर्मी की नीति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि आप महिलाओं को इजाजत नहीं दे रहे हो, ये क्या है? बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव से भरा हुआ है, और संविधान का क्या करता है? उल्लंघन, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? 2013 में, 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इंडियन आर्मी का महिलाओं को कॉम्बैट रोल से दूर रखना सही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आर्मी का फैसला सही है कि महिलाओं को कुछ आपने कॉम्बैट रोल में नहीं रखा है, ठीक है मत रखो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड माना, जबकि दिल्ली की हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। ठीक है, 2016 में दोस्तों क्या हुआ? इंडियन आर्मी ने अनाउंसमेंट किया कि अब हम महिलाओं की भर्ती कहां करना शुरू करेंगे? कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। क्या हमें शुरू करेंगे? कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। और मैंने बता दिया जस्ट आपको, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस क्या होती है। ये इंडियन आर्मी की अपनी पुलिस है। इंडियन आर्मी की पुलिस।
आर्मी के व्हीकलों को इधर उधर ले जाना, वीवीआईपी लोगों की एंट्री को इधर उधर करवाना, तो ये सब किसका काम है? आर्मी की पुलिस। साथ ही साथ अगर इंडियन आर्मी में किसी सोल्जर के ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसको भी हैंडल करना किसका काम है? आर्मी की पुलिस। ठीक है, तो आर्मी की पुलिस का देख लो हल्का मत काम ही दिख रहा है आपको, ज्यादा लड़ाई झगड़ा का काम तो दिख नहीं रहा, युद्ध लड़ने का काम तो दिख नहीं रहा। तो आर्मी ने क्या कहा कि हम महिलाओं की एंट्री करवाएंगे, लेकिन कहां करवाएंगे? आर्मी की जो पुलिस होती है उसमें हम एंट्री करवा देंगे, ताकि जो नॉर्मल कामकाज है महिलाएं उसको आराम से कर सकें। ठीक है, अच्छा 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हमको अपने पिछले वाले फैसले में मजा नहीं आया जो हमने कब दिया था? 2013 में। तो 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि महिलाओं को भी कौन सा दर्जा मिलेगा? इक्वल दर्जा मिलेगा, और हर तरह के कॉम्बैट रोल में मिलेगा, हर तरह का कॉम्बैट रोल। लेकिन आप ये भी सोच लेना कि इंडियन आर्मी के पास हर चीज का जवाब भी रहता है। इंडियन आर्मी ने कहा कि ठीक है आपको बराबर का रोल चाहिए, तो आपको बराबर का लोहा भी अपना मनवाना पड़ेगा। फिर अगर हम आपके बाजू में किसी पुरुष सैनिक को भी खड़ा कर रहे हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उससे बेहतर हैं। लेकिन फिर भी एक सेक्शन रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए भी। उतनी ही सीट पर हर साल वैकेंसी आती है और उतनी ही सीट पर महिलाओं की क्या होती है? भर्ती होती है। आर्मी में, एयर फोर्सेस में और नेवी में दोस्तों एक और चीज होती है, एसएससी। अब आप कहोगे सर एसएससी तो बाजू वाली कोचिंग तैयारी करवा रही है। अरे भैया ये वो वाला एसएससी नहीं है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्विस कमीशन। की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 10 से 14 साल की नौकरी। एक तरीके से आप इसको समझ लो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम नहीं है, इसके लिए भी आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है। लेकिन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 10 से 14 साल की लगभग ये रहती है। तो एसएससी के अंदर भी अब महिलाओं की इजाजत हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो अब तो खैर पूरी ही इजाजत हो गई है। तो 2020 में दोस्तों, ये तारीख बहुत जरूरी है, सीडीएस की शुरुआत भी 2020 में होती है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर डीएमए की शुरुआत भी 2020 में होती है, और इंडियन आर्मी के अंदर पहली बार हर तरह के सुरक्षा भूमिका पर, हर तरह की युद्ध भूमिका, लड़ाई वाली भूमिका, ठीक है, हर जगह पर महिलाओं के लिए सारे पद क्या कर दिए गए? खोल दिए गए। तो 2020 में काफी ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के पक्ष में जो है दोस्तों आया। और इंडियन आर्मी ने, मैंने आपको बताया, एसएससी के अंदर भी महिलाओं की भर्ती करना शुरू कर दिया। फाइटर पायलट केवल दोस्तों वायुसेना में ही नहीं होते, आर्मी के पास भी अपने फाइटर पायलट होते हैं, लेकिन वो अधिकतर क्या उड़ाते हैं? हेलीकॉप्टर। क्या उड़ाते हैं? हेलीकॉप्टर। क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर जेट्स, वो किसके पास रहते हैं? एयरफोर्स के पास। नहीं तो कल को पता चला कि टैंक भी हवा में उड़ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमान है। ठीक है, अब ये तो हो ही गया, ये हम लोगों ने समझ ही लिया है। और नेवी के अंदर भी सब जगह इजाजत तो हो ही गई है, लेकिन सबसे ज्यादा तगड़ा फिलहाल कहां पर चल रहा है? एयर फोर्स में चल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अगली बात क्या है कि महिलाओं को सुरक्षा भूमिका में लाने के फायदे। महिलाओं को काय में लाने के फायदे? सुरक्षा भूमिका में। तो सबसे पहले क्या है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, और जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा तो ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। महिलाओं को सशक्त करने के लिए फिर योजनाएं चलाने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, वो खुद ब खुद ही एम्पावर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा आपके घर में कोई महिला जो फौज में नहीं, इससे पता चल है, चलो एक तो आ गया, इससे पता चलता है कि हाँ रेशियो तो आज भी कैसा है? कम है। क्योंकि देखिए हमेशा से बताया जाता है ना, हमेशा से सिखा दिया जाता है कि महिला जो है, मतलब जब वो बड़ी होती है तो बचपन से उसके दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि लड़की है तो पिंक ही पहनेगी, लड़की है तो क्या पहनेगी? पिंक। कोई भी रिश्तेदार किसी लड़की के लिए पिंक या व्हाइट ड्रेस तो लाएगा ही लाएगा। बाजार में पिंक ड्रेस की फ्रॉक क्यों बिक रही है? ब्लैक कलर की फ्रॉक क्यों नहीं बिक रही? छोटी छोटी बच्चों की डिमांड किसकी है? पिंक की है। आप बताइए, हो सकता है कि आप यहां पर कुछ गर्ल्स ऐसी हो जिनको पिंक से बिल्कुल नफरत है, मैं मानता हूं, हो सकता है, आपको तो नहीं लग रही मुझे पीछे आपको अभी पिंक से नफरत तो नहीं दिख रही है, आपको हो सकता है आपने पर्पल पहने हो,
तो बहुत आपको भी ना हो सकता है कि नहीं नहीं पता नहीं है ना। तो वो बचपन से एक ट्रेंड सेट किया जाता है, और ये आज तक किसी को नहीं पता कि लड़कियों का पिंक ही कलर होता है। ये किसने सेट किया है? मैं आज के जमाने में अगर एक पिंक कलर का फोन लेके चलूं, मेरी ऐसी तैसी कर देगी दुनिया। बोलेगी आप बड़े ही जनाना हरकतें कर रहे हो। तो पिंक फोन लेके चल ही नहीं सकते, पाप है पिंक फोन लेना। मोबाइल पे कवर चढ़ाना है और इमरजेंसी में चढ़ाना है, लेकिन पिंक ही मिल रहा है तो भैया मत चढ़ाओ। किसी ने देख लिया तो वो जनाना में काउंट करने लगेगा। तो ये बचपन से ही वो ट्रेंड सेट है, तो उसका असर हमको भविष्य में आके देखने को मिलता है। कितने घर वाले अपनी लड़कियों को कहते हैं कि बेटा आर्मी की तैयारी कर लो? कितने कहते हैं? ना के बराबर, ऑलमोस्ट कोई नहीं कहता। वो ट्रेंड है। बचपन में घर में जो बंदूक वाला खिलौना आएगा वो लड़के के लिए ही आता है। लड़कियों को किसी ने बंदूकें गिफ्ट करी हैं क्या ऐसी बड़ी बड़ी? मैंने तो करी भी हैं बच्चों को। मैं तो खुद अपनी बेटी को भी गन गिफ्ट करूंगा जब वो चलाने लगेगी, मैंने ऐसा सोचा है। मतलब मेरी एक बेटी भी है, मैंने शायद पहले नहीं बताया होगा, अभी बहुत कुछ बताऊंगा धीमे धीमे करके। जल्दी शादी करने का यही एक सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, मतलब फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे करने हैं जल्दी जल्दी करके। बट बता रहा हूं मैं आपको। तो ये वो बचपन से ही वो ऐसी मानसिकता है दोस्तों की, भविष्य में जाके फिर वो चीज दिखती ही है। पुरुष प्रधान समाज बन जाता है, और फिर हम मतलब अगर आपके देश में किसी को सामने लाने के लिए योजनाएं चलानी पड़ रही हैं तो मतलब समझ जाओ कि उसकी हालत बढ़िया नहीं है। लाडला बहना योजना क्यों नहीं चलता, या लाडला भाई योजना क्यों नहीं चलता? वो नहीं चलता क्योंकि ये भी एक तरीके का सिग्नल क्या दिया जा रहा है कि जो लाडली बहनें हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, कमजोर पड़ रही हैं, तो उनको हमको पैसा देना पड़ेगा। तो मामा तो फिर गए, और फिर मोहन यादव जी आए, तो मोहन यादव जी ने फिर ऐलान कर दिया कि लाडली बहना योजना को हम भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये मुझे मामा का ही डायलॉग याद आ रहा है कि उन्होंने वो किसी मंच पर थे और उन्होंने कहा कि बहनों शॉपिंग कर लो, मतलब दिवाली आ रही है और हमने आपके खाते में, सबके खाते में 2,000 रुपए डाल दिए, जाओ ले लो। अब भैया 2,000 से व्यक्ति क्या लेगा, आप बताइए? और लोग खुश भी हैं इस चीज को लेके। तो मुद्दा ये है कि वो पैसा जो 2,000 खाते में आ रहा है वो आपको रिफंड नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पैसा देने की जरूरत पड़ रही है तो वो किस बात का इशारा है कि एम्पावरमेंट इज मिसिंग, सशक्त आप अभी नहीं हुए हो। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहता हूं कि कभी कभार थोड़ा सा सुनने में बुरा भी लगता है, और बुरा बातें मैं कर देता हूं, इसीलिए अपनी फैन फॉलोइंग में नुकसान भी मैं खुद ही कर लेता हूं। तो बुरी बात साहब ये है कि जब आप ये सोचते हो ना कि मतलब ये भी तो एक समाज में एक सोच ही है ना कि बेटी की शादी किसी संपन्न घर में कर दूं, आप बेटी को ही संपन्न बना दो। भाई आप में से आज काफी सारे लड़के भी बैठे हैं, आप लोगों की भी अपनी बहनें होंगी हो सकता है, तो आप अपनी बहन को लेकर कभी ये नहीं चाहोगे कि आपकी बहन को किसी के ऊपर क्या रहना पड़े, हमेशा डिपेंडेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी करने वाला, बाहर जाके नौकरी करने वाला ही सशक्त होता है, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं। घरेलू काम करने वाला भी सशक्त है, बशर्ते दुनिया उसको समझे। लेकिन बाय डिफॉल्ट घर पे काम करने वाली महिला को सशक्त नहीं समझा जाता। तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं था इसीलिए शायद तुम ये कर रही हो, ये सच है। सुनने में बुरा लगता है बट दिस इज रियलिटी। क्या कोई घर पे काम करने वाली महिला को ये कहता है कि ये नौकरी करती हैं, ये घर पर नौकरी कर रही हैं, ऐसा कोई कुछ कहता है? जो बाहर जाके नौकरी कर रहा है उसी को क्या करने के लिए कहा जाता है कि ये महिला क्या कर रही है, नौकरी कर रही है। तो वो चीज मिसिंग है, लेकिन वो डेवलप होगी। मैं आपको इतना भी मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप एमपीपीएससी की तैयारी छोड़ के आर्मी में घुस जाओ, और ना पता चला मुझे कोचिंग से निकाल दिया गया, बोले तुम धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, कन्वर्ट करवा रहे हो आप। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो बस सोच की बात कर रहा हूं। मिलिट्री रेडीनेस यानी कि सैन्य तत्परता। दोस्तों इस पॉइंट को पढ़ के जरा आप समझ सकते हो क्या? एक बार ट्राई करके देखो कि अगर हम नहीं भी समझाएं तो क्या आपको समझ में आ सकता है। देखें, एक बार ट्राई करके देखो।
अगर नहीं भी समझाया तो मैं बता देता हूं, जहां पर थोड़ा सा टफ आता है मैं आपको पढ़ने के लिए दे देता हूं, ट्राई करने के लिए। बेसिकली ये है दोस्तों कि अगर मुझे 10 पदों पर भर्ती करनी है और मैंने कह दिया है कि इस पर केवल लड़कों की भर्ती होगी, किसकी भर्ती होगी? लड़कों की भर्ती होगी, और काम है कंटेंट राइटिंग का। काम किसका है? कंटेंट राइटिंग। मान के चलिए मुझे एमपीपीएससी जीएस 4 का मेंस का एक क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो कंटेंट राइटिंग का काम है और मुझे उसके लिए 10 लोगों की मुझे भर्ती करनी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस 10 पदों पर भर्ती केवल लड़कों की होगी, तो मुझे ना चाहते हुए भी 10 पदों पे किसकी भर्ती लेनी पड़ेगी? लड़कों की। अब हो सकता है कि जो 10 लड़के वहां पर आए हैं उस नौकरी पर, क्या पता वो विलिंगली अपनी इच्छा से ना आए हो, क्या पता वो काम करने के लिए उतने तत्पर ना हो, क्या पता वो काम करने के लिए उतने रेडी ना हो, लेकिन चूंकि लड़के ही आने थे तो वो ही आए। लेकिन जब आप किसी पद के लिए पूल बड़ा कर देते हो, क्या कर देते हो? पूल बड़ा, कि जो चाहे वो आ सकता है, तो फिर उन 10 पदों पर जितने भी लोग आएंगे ना, वो सारे तत्पर रेडी वाले लोग आएंगे जो स्वयं अपनी इच्छा से आए। ये लिखा हुआ है इस हेडिंग में कि जब आप पूल को बड़ा कर देते हो, क्या कर देते हो? आप पूल को बड़ा कर देते हो, यानी कि आवेदकों की जो संख्या है उसको क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो, कि केवल पुरुष ही नहीं प्लस महिला, तो आवेदकों की संख्या ज्यादा आएगी। अब तो अब जो 10 पद पर जो लोग बैठेंगे वो काम करने के लिए ज्यादा रेडी, ज्यादा तत्पर और ज्यादा इच्छुक होंगे। तो ऐसी सेना लंबे समय तक टिकेगी, बजाय ऐसे कि सब लोग मन मार मार के सेना में आ रहे हैं। अगर सबको मन मार के डॉक्टर बना दिया जाए, सर्जरी के टाइम मन उखड़ गया, अब नहीं करनी, मैं गाजर का हलवा खाने जा रहा हूं, मम्मी घर से लाई है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, मैं आज रूठी हूं, मैं आज सर्जरी नहीं करूंगी, बस एक ही नस काटूंगी। अरे उसे जोड़ते तो मैडम लाडली है ना, ये लाडली भाई, तो समझ रहे ना आप बात को? तो तत्परता आपके अंदर से खुद आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, अगर हम महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल करें तो एक फायदा और क्या निकल के आएगा, क्या आप ये देख सकते हो? ट्राई कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। मैंने जो आपको कुछ देर पहले बताया था ये उसका ऑपोजिट है, मैं वापस कहना चाहूंगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आर्मी के सामने कंडीशन सेट कर दी जाए कि महिला को चूज करना ही करना है, तो फिर आर्मी वाला क्या कहेगा कि भैया अगर इन सब में से सबसे काबिल देखूं तो एक पुरुष है, बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि महिला को चुनना ही है, तो मुझे ना चाहते इस महिला को चुनना पड़ेगा। यह है कंडीशन 1। आइए कंडीशन 2 देखें। आर्मी में चूंकि केवल पुरुषों की ही भर्ती होगी, जो पहला ट्रेंड था, तो उस केस में हो सकता है कि उस पुरुष से काबिल कोई महिला थी, मैं फिर भी उस महिला को चूज नहीं कर पाया। लेकिन अब चूंकि मैंने महिलाओं की एंट्री भी आर्मी में करवा दी है, तो अब मैं पुरुष या महिला नहीं, अब मैं सबसे काबिल ढूंढूंगा। क्या पता अगर पुरुष में काबिलियत नहीं दिखी तो मैं किसको उठा लूंगा? महिला को उठा लूंगा। तो ये मेरे शुरुआत वाले एग्जाम्पल का जस्ट क्या था? ऑपोजिट। पहले वाले मेरे एग्जाम्पल में आर्मी वाले व्यक्ति को ना चाहते हुए भी महिला को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि उसका एक तरीके का आर्मी में क्या बांध दिया? कोटा। लेकिन सेकंड वाले मेरे एग्जाम्पल में आर्मी वाला अपनी इच्छा से उस महिला को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पर बैठे सारे पुरुष महिलाओं में से वो महिला सबसे काबिल। तो आप समझ रहे हैं? तो इससे सेना के अंदर क्या चीज की बढ़ोतरी होगी? प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, यानी कि जो भी रिक्रूट्स हैं अब वो बहुत बेहतर वाले आएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है? परंपरा। एक बार इसको पढ़ के देखना जरा, ट्रेडिशन, ट्राई करके देखें। पॉइंट में सिंपल ये कह रहा है कि परंपराओं को चेंज करना पड़ेगा, जो ट्रेनिंग के तरीके हैं उनको महिलाओं के हिसाब से थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ट्रेनिंग का अंतिम लक्ष्य वही होगा, लेकिन बदलाव थोड़े से करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन किया जा सकता है। ऐसे कई सारे प्रोफेशन हैं जिसमें पहले केवल पुरुष काम करते थे, आज के टाइम में महिलाएं भी काम करती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एग्रीकल्चर। क्या खेतों में आपने महिलाओं को काम करते नहीं देखा? फसल काटते नहीं देखा? देखा है। एक और उदाहरण बताइए। पुलिस, पुलिस में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, और बताइए। टीचिंग पहले पुरुष ही करते थे क्या? गार्गी थी तो सही उस जमाने में भी,
विदुषी थी, बहुत होशियार थी वो। हाँ, लेकिन वैसे पहले पुरुष प्रधानता ही थी। अगर आप देखें तो ज्यादातर सब लोग जो गुरुकुल में जाते थे तो आचार्य जी से ही जो है प्रशिक्षण लेके आते थे, तो वो भी सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। और आजकल तो जो फीमेल्स हैं वो टीचिंग में मेल से ज्यादा बेस्ट ही कर रही हैं। देखें आप यूट्यूब पे कितनी अच्छी अच्छी मैडम है। नहीं, पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू में पढ़ने का एक ही राज है ना। मेरा भी कभी कभी मन करने लगा कि मैं नीट की तैयारी करूं, आईआईटी की तैयारी करूं। चलो देखो आगे क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक विविधताएं और जनसांख्यिकी। एक बार इसको पढ़ के देखें जरा, एक बार इसको भी ट्राई कर लीजिए। पॉइंट सारे हैवी हैवी डाले हमने। ये दोस्तों वो वही मुझे सेम वाला पॉइंट लग रहा है कि जब मैं महिलाओं को भी पुरुष के साथ शामिल कर लेता हूं तो मेरा चॉइस करने की जो विकल्प हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब मेरे पास ज्यादा विकल्प हैं और मैं केवल ऐसे ही सैनिकों का चुनाव करूंगा जो कैसे हैं, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक मतलब जिनको कूटनीति आती है, केवल बाहुबल से फौज में भर्ती नहीं होते। आपने सुना होगा 5 दिन का एसएसबी होता है। एसएसबी में कुछ लोगों को 5 मिनट के अंदर ही निकाल देते हैं, कुछ लोग 1 दिन तक टिक जाते हैं, कुछ लोग 2 दिन बाद निकाले जाते हैं, कुछ लोग 5 दिन तक टिक जाते हैं। वहां पर सब कुछ देखा जाता है। द वे यू आर सिटिंग, द वे यू आर ईटिंग, द वे यू आर वर्किंग, द वे यू आर स्माइलिंग, उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं। तो व्यक्ति केवल हमको बाहुबल वाला नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, जिसकी बुद्धि भी होशियार हो। नेवी में ऐसा कोई भी व्यक्ति की भर्ती नहीं हो सकती जिसकी गणित कमजोर है। नेवी में भर भर के गणित चाहिए, गणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब चाहिए नेवी के अंदर। इसलिए आप देखेंगे कि आपको जो नेवी वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा वो अलग दिखता है नेवी वाला, तुलनात्मक आपको दूसरी सेनाओं के कंपैरिजन में थोड़ा सा शांत दिखेगा, दिमाग में हमेशा गुणा भाग करता रहता है, कैलकुलेशन करता रहता है। तो वो उनके प्रोफेशन में उनको सिखाते हैं। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, अब कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में आपने इतनी टेक्निकलिटीज पढ़ ली हैं कि थोड़ा सा मैं आपको रिलैक्स डाउन करना चाह रहा हूं और आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। आपने सबमरीन्स के नाम सुने हैं, पनडुब्बियां। पनडुब्बियां समुद्र के अंदर 4-4 महीने तक वो अंदर रहती हैं। कितने महीने तक? 4 महीने समुद्र के अंदर। मान के चलिए उस समुद्र के अंदर उस वक्त किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो पनडुब्बी ऊपर नहीं आती, उसकी बॉडी को सबमरीन से ही समुद्र में छोड़ दिया जाता है, प्रॉपर रिचुअल्स करके और बॉडी को पैक करके। क्योंकि अगर सबमरीन को ऊपर आना पड़ गया तो हो सकता है सिक्योरिटी के हिसाब से वो खतरा हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सर 4 महीने तक ये लोग नहाते कैसे होंगे, सबमरीन का गेट खोल के समुद्र में नीचे नहा के आते हैं। आप जितना समुद्र में नीचे जाते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रेशर, जो दाब है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि द मोर यू विल गो डाउन, द मोर प्रेशर ऑन पनडुब्बी विल इंक्रीज। और जितना नीचे गए, प्रेशर जितना आपकी सबमरीन पर पड़ा, आपकी सबमरीन एक पॉइंट पर आके फट भी सकती है। लेकिन बिल्कुल समुद्र के तल में बैठने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि दुश्मन आपको अपने रेडार से आसानी से पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक रेंज होती है, हद होती है। बट अगर आप ज्यादा नीचे गए तो योर सबमरीन विल ब्लास्ट। इसीलिए आपने देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं वो भी बहुत गहराई तक डाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप समुद्र में बहुत गहराई में डाइव करेंगे, नदी में बहुत गहराई में डाइव करेंगे, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन मतलब आपको चीजें दिखने लगेंगी, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि वो नीचे पनडुब्बी खोल के नहाने जाते हैं, नहीं। नेवी और सबमरीन्स में जो लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जिनकी भर्ती सबमरीन के अंदर रहने के लिए की जाती है, तो वो एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनते हैं जिसमें अंडरगारमेंट्स नहीं होते हैं। एक लोअर होता है और एक हाफ शर्ट होती है, और वो जिस मटेरियल का बना होता है, आप उसको ऐसा कह लीजिए कि साबुन टाइप की चीज है। तो वो उनको हमेशा 4 महीने तक कैसा रखती है, तरो ताजा रखती है। ऐसे वो लोग सबमरीन के अंदर क्या करते हैं,
सरवाइव करते हैं। उनकी डाइट भी ऐसी ही होती है जो उनको बिल्कुल कैसा रखे, हल्का रखे, लाइट रखे। अगर आप ज्यादा भर के खाना खा लेंगे, सबमरीन में है तो वॉमिट होने लगेगी, उल्टियां करने लग जाएंगे आप। समझ लो, हर चीज कैसे होती है, प्लान्ड। पक्की बात है ना। अच्छा बताओ मैं कौन हूं, नेवी हूं, पक्की बात। क्यों हूं मैं नेवी, हाथ की गंदगी के छुपा रहा हूं। और अब कौन हूं मैं, और अब कौन हूं मैं, चलो बढ़िया है, इतना तो याद ही है आपको। हर जगह नहीं करना है कि सर मैं आप कौन हूं, आप कौन हूं, घर पे आके कर रहे हो आप कौन हूं। ये तो आती भी नहीं मचानी है, ठीक है, एक दो बार ठीक लगता है, लोग समझेंगे क्या हो गया भाई, या तो पढ़ाने वाला पागल था, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। उसके बाद दोस्तों, कॉम्बैट भूमिकाओं में, सुरक्षा भूमिकाओं में महिलाओं की एंट्री करने का जो छठे नंबर का फायदा है, मैंने कुछ लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही फायदे लिख दिए हैं। जो छठे नंबर का फायदा है वो क्या है, करियर एडवांसमेंट, यानी कि करियर की क्या हो जाती है, उन्नति हो जाती है। आपको सीनियर पदों पर महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। अब फिर आप कहोगे सर सीनियर पदों पे महिलाएं क्यों नहीं होती, अरे महिलाओं की भर्ती तो करवाओ, तब तो होंगी महिलाएं सीनियर पदों पे, कि वैसी हो जाएंगी महिलाएं सीनियर पदों पे। उसके बाद आगे देखें, आगे देखें, एक और चीज देखिएगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी कि प्रौद्योगिकी में प्रगति। ये क्या चीज है यार, महिलाओं की भर्ती करने से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कैसे हो रहा है। एक मौका दे रहा हूं, पढ़ के देखें, महिलाओं की भर्ती करने से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कैसे हो रहा है साहब। और ये मुझे अभी फटाफट एंड करना पड़ेगा, चलो लास्ट ही पॉइंट है, फिर मेरा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको क्लियर बोल दिया, आर्मी में 3.8% महिलाएं हैं, नेवी में 6 थी, और एयरफोर्स में 13 के आसपास थी। तो एयरफोर्स में 13% विमेन क्यों है, क्योंकि फाइटर जेट उड़ाने के लिए बाहुबल और कंधों में दम नहीं चाहिए, केवल स्किल्स, हैंड कंट्रोल, लेग्स कंट्रोल, ब्रेन, जी फोर्स हैंडल करना, बस ये आना चाहिए, बाहुबल नहीं चाहिए। सेम तरीके से तकनीक में अच्छा होने के लिए भी आपको बाहुबल होने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है ना, ब्रूट स्ट्रेंथ, यानी कि शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आज के जमाना दोस्तों, टुडे इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा वेपन है और तकनीक सबसे बड़ा वेपन है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के पास अमेरिका इंडिया को जेट्स ऑफर कर रही थी, इंडिया ने ऑफर क्यों मना किया, जबकि रशिया से भी सस्ते जेट मिल रहे थे अमेरिका से, क्योंकि उन जेट्स के अंदर एक किल स्विच था। अगर अमेरिका ने वो किल स्विच अमेरिका के अंदर बैठे बैठे ऑफ कर दिया तो इंडियन फाइटर अपने जेट्स नहीं उड़ा सकते। तो ऐसे विमानों का फायदा क्या, जिनका कंट्रोल विदेश के पास है। तो आजकल पूरी सेना हर फील्ड में क्या है, तकनीक तकनीक तकनीक, ठीक है। इसीलिए तकनीक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल पुरुष ही चाहिए। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। और जहां पर बुद्धि चाहिए, जहां पर ज्ञान चाहिए, वहां पर आप महिलाओं को बेशक एंट्री दे सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको शारीरिक ताकत की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं पर करेंगे, आज के लेक्चर का विराम। आज भी हमने काफी कुछ पढ़ा, अब दूसरे टीचर को हम आने की जगह देंगे। धन्यवाद।